Hello dear students, today we will talk about the cross correlation theorem। इससे पहले पिछली क्लास में हमने देखा था पार्सेल्स थ्योरम के बारे में। पार्सेल्स थ्योरम जिसमें हम वैल्यू जब पार्सेल थ्योरम दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म जब दो डिफरेंट वैल्यूज की कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू जो आती है आपकी 1/2 पाई डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में 1/2 पाई इंटीग्रेशन ओवर माइनस पाई टू पाई मॉड एक्स ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा का होल स्क्वायर डी ओमेगा। ये जो मॉड एक्स ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा आपका होता है, ये मॉड जो होता है इसे हम कहते हैं एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो अगर कहीं भी ये वैल्यू हो तो इसे हम कहेंगे एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोरिलेशन थ्योरम। कोरिलेशन थ्योरम दैट इज we'll have to calculate a correlation and we know that the correlation are of two types। एक होता है आपका क्रॉस कोरिलेशन होता है, दूसरा होता है ऑटो कोरिलेशन। तो here we will talk about the क्रॉस कोरिलेशन। तो x1 और x2 जो है आपके टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं जिनके बीच में आपको क्या निकालना है, क्रॉस कोरिलेशन निकालना है। तो x1 और x2 का आपको क्रॉस कोरिलेशन निकालना है। तो सिंस जो x1 और x2 होता है उसका क्रॉस कोरिलेशन जो रिलेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन ओवर k इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x1 k x2 k माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये क्रॉस कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है। आपको इसका क्या निकालना है, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो जैसा कि हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में देखा था, हम क्या करते थे कि दैट इज अगर x1 t है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता था, x1 j ओमेगा होता था और x2 t होता था तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म x2 j ओमेगा होता था। उसी तरह डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में अगर x1 n है तो उसका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x1 j e टू द पावर j ओमेगा। तो अगर आप कोई इनपुट दिया हुआ है उसका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो आप क्या निकाल रहे हैं, x1 e टू द पावर j ओमेगा निकाल रहे हैं। और x2n के लिए अगर x2n है तो उसका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x2 e टू द पावर j ओमेगा। तो आपको ध्यान रखना जब भी हम किसी x1 या x2 का डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, x2 e टू द पावर j ओमेगा। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा तो उस फॉर्मूला में जो भी दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x ऑफ n e टू द पावर माइनस j ओमेगा जो फॉर्मूला होगा उससे जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू क्या निकलेगी, वो वैल्यू यही आपकी ये आपकी आउटपुट निकलेगा। ठीक है, और इनवर्स देखेंगे तो ये इनपुट होगा आपका, ये आपका इनपुट हो जाएगा और आउटपुट आपका ये हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि दो आपके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल थे x1 और x2, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है। तो अगर हम दोनों का क्रॉस कोरिलेशन निकालें, क्रॉस कोरिलेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट है, x1 और x2 दो अलग अलग है, तो इसका हम क्रॉस कोरिलेशन निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आपकी ये होती है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि ये वैल्यू आएगी कैसे। सिंस हमको मालूम है जो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x ऑफ n e टू द पावर माइनस j ओमेगा न होता है। और x ऑफ n की जगह आप कंबाइन में क्या लिखेंगे यहाँ पे, r x1 डॉट x2 ऑफ n, दैट इज ये आपका क्रॉस कोरिलेशन का आपकी ये वैल्यू हो गई है, ये इनपुट है आपका। और उसका फॉर्मूला आपने देखा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 के x2 के माइनस 1 e टू द पावर माइनस j ओमेगा जो आपका फॉर्मूला था उसको रख देंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, थोड़े से आप जो समेशन उसको एडजस्ट करेंगे। तो x1 k को आपने बाहर कर दिया और आपने समेशन के ओवर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x2 k माइनस 1 e टू द पावर माइनस j ओमेगा 1 को क्या हुआ, एक जगह अरेंज कर लिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे k माइनस 1, अगर हम k माइनस 1 को n को सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये जो वैल्यू होगी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो k माइनस n को आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वल टू m से, देन n की वैल्यू क्या निकल जाएगी, क्योंकि समीशन कितने, समीशन ओवर किस पे, n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इसलिए हमने यहाँ से क्या हुई n की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, n इक्वल टू k माइनस m हो जाएगा। देयरफॉर हमने ये जो वैल्यू थी हमने इस इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो क्या हो जाएगा x1 k, और जहाँ आपका k माइनस n था वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका m हो गया, और जहाँ आपका e टू द पावर माइनस j ओमेगा n था तो n की जगह क्या हो जाएगा, n की जगह आपका यहाँ पे हो जाएगा k माइनस m, दैट इज हो जाएगा माइनस j ओमेगा ब्रैकेट में k माइनस m। तो एक आपका एक्सपोनेंशियल टर्म बनेगा कि e टू द पावर j ओमेगा m का बन जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस और इसका माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो e टू द पावर j ओमेगा m बन जाएगा। और क्योंकि इधर प्लस है और यहाँ माइनस है तो e टू द पावर माइनस j ओमेगा k, तो आपके दो एक्सपोनेंशियल टर्म बन जाएंगे, क्योंकि n की जगह आपने क्या पुट कर दिया है k माइनस m, तो आपके दो एक्सपोनेंशियल टर्म कन्वर्ट हो गए। अब आप क्या करेंगे, e टू द पावर j ओमेगा m को एक साथ रख लिया और e टू द पावर माइनस j ओमेगा k को आपने x1 k के साथ बाहर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, तो ये एक टर्म ये आपका बन गया, और दूसरा टर्म आपका जो था x2m e टू द पावर j ओमेगा m, क्योंकि हमको DTFT का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x ऑफ m x1 या x ऑफ n e टू द पावर j ओमेगा n होता है, उसको हम क्या करते हैं x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही आपका जो टर्म है वो m या n रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ पे क्या x x2 है तो इसी पूरे टर्म को, दैट इज ये जो पूरा आपका टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका आउटपुट क्या लिख सकते हैं, दैट इज
एक्स टू ई टू द पावर जे ओमेगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा, तो जो हमने ऊपर देखा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे e टू द पावर माइनस जे ओमेगा क्यों आया, क्योंकि देखिए ये लिखा हुआ माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एक्स टू एम ई टू द पावर जे ओमेगा एम प्लस जे ओमेगा में, क्योंकि फॉर्मूला आप देखते हैं क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है e टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन। तो अगर माइनस नहीं है तो इसका मतलब अगर आप देखते हैं एक्स टू ई टू द पावर जे ओमेगा तभी आ रहा है जब यहाँ पे माइनस होता था, फॉर्मूले में आपके ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन है तो यहाँ पे प्लस होता था। तो अगर यहाँ पे वैल्यू प्लस है तो आपका क्या हो जाएगा एक्स टू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, दैट इज यहाँ पे ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो फॉर्मूला में एक्चुअली क्या होता है आपका माइनस ही होता है फॉर्मूला में। तो आपको क्या करेंगे, अब दो बार माइनस यहाँ पे दैट इज दो माइनस लगा सकते हैं, एक माइनस दोनों माइनस आपस में कट जाएगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक माइनस ओमेगा के साथ हो जाएगा और एक माइनस एज अ फॉर्मूला लग जाएगा और वही आपका ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा आपका यहाँ पे आ गया है। अब दूसरा टर्म आप देखते हैं उसमें क्या है, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा के है, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा के है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ये तो आपका फॉर्मूले फॉर्म में है तो इसको सिंपल सा लिख सकते हैं दैट इज एक्स वन ई टू द पावर जे ओमेगा। तो ये आपका हो गया एक्स वन ई टू द पावर जे ओमेगा हो गया। तो आपका एक एक्स वन ई टू द पावर जे ओमेगा हो गया, एक एक्स टू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा हो गया। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपकी ये आर एक्स वन एक्स टू ऑफ एन है दैट इज क्रॉस को रिलेशन, इसका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है एक्स वन ई टू द पावर जे ओमेगा इंटू एक्स टू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा। तो आपको ध्यान रखना एक में प्लस जे ओमेगा रहेगा एक में माइनस जे ओमेगा रहेगा। और माइनस और प्लस ऐसा क्यों आया आप देख सकते हैं इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे पहले वाले फॉर्मूले में जो एक्स टू वाला तो वहाँ पे प्लस था इसलिए आपको ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा आया गया और दूसरा आपका माइनस ही था तो आपको कोई दिक्कत नहीं, वो डायरेक्ट प्लस आ गया क्योंकि वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया था। अब सपोज आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था आपको जो कोरिलेशन होता है ऑफ टू टाइप्स होता है, क्रॉस कोरिलेशन एंड ऑटो कोरिलेशन। तो हमने अभी तक क्रॉस कोरिलेशन निकाले दैट इज x1 और x2 दो डिफरेंट सिग्नल्स थे। अगर x1 और x2 दो डिफरेंट सिग्नल ना हो के एक ही सिग्नल हो दैट इज x ऑफ n हो, अगर x ऑफ n हो तो ये क्या हो जाएगा x1 x2 ऑफ n की जगह क्या हो जाएगा r xx n हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी सिंपल दैट इज x1 e टू द पावर j ओमेगा है तो ये दोनों दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी दैट इज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा का होल स्क्वायर का मॉड, दैट इज x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा का मॉड होल का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा ऑटो कोरिलेशन, इसे हम कहते हैं ऑटो कोरिलेशन सीक्वेंस ऑफ द सिग्नल x ऑफ n। और मैंने आपको बताया था जहां भी मॉड ऑफ x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा को होल स्क्वायर आता है इसे हम क्या कहते हैं एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। सो दिस इज द जो आपकी ऑटो कोरिलेशन की जो वैल्यू आती है वो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी की वैल्यू के बराबर होती है। सो इन दिस वे यू हैव कैलकुलेटेड द ऑटो कोरिलेशन एंड क्रॉस कोरिलेशन। मैं एक बार आपको फिर से बस बताना चाहता हूँ क्योंकि TTFT का फॉर्मूला क्या होता है x ऑफ n e टू द पावर माइनस जे ओमेगा n होता है। तो x ऑफ n e टू द पावर माइनस जे ओमेगा n की वैल्यू होती है x ऑफ e टू द पावर जे ओमेगा n होती है। तो अगर यहाँ पे माइनस हो तो वैल्यू होती है x ऑफ e टू द पावर जे ओमेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दैट इज x ऑफ e टू द पावर जे ओमेगा होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे क्या हो गया आपकी ये माइनस आ गया। ठीक है देखिए फॉर्मूला में इस तरह अगर ये माइनस था तो उसकी वैल्यू आपकी क्या हो गई है पॉजिटिव में हो गई है। तो ये चीज़ आपको बस ध्यान देना है और कुछ नहीं। ऑटो कोरिलेशन सिंपल सा x1n x2n इक्वल टू xn कर लिए तो दोनों वैल्यू क्या हो गई सेम हो गई, दूसरे ही हम कहते हैं ऑटो कोरिलेशन सीक्वेंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम जैसे आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा था सेम उसी तरह है। जो फॉर्मूला होता है एक्स टाउ एक्स टाउ वाई टी माइनस टाउ, जो फॉर्मूला आपका होता है वही फॉर्मूला आपको इसमें भी लगेगा, बस उसमें टी की जगह इसमें किससे रिप्लेस कर देते हैं उसको एन से रिप्लेस कर देते हैं। तो थोड़े मोड़े चेंजेस रहेंगे बट सेम स्टेप्स आपके जैसे आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म में किया था उसी तरह कन्वोल्यूशन थ्योरम का डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म भी उसी तरह कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो अगर आपका x1 कोई n है और उसका अगर डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म x1 e टू द पावर j ओमेगा होता है, x2 2 है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म x2 e टू द पावर j ओमेगा होता है। तो अगर हम इन दोनों का कन्वोल्यूशन निकालें तो कन्वोल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम कोरिलेशन। कोरिलेशन में आपने फॉर्मूला दूसरी चीज दूसरी देखी थी, इसमें फॉर्मूला आपका क्या रहेगा दूसरा रहेगा। तो अगर x1 और x2 का हम कोरिलेशन निकालते हैं जिसको हम x3 कहते हैं तो इसकी जो कन्वोल्यूशन की जो वैल्यू होती है कन्वोल्यूशन की वैल्यू क्या होगी समीशन ओवर माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। पहला है x1 n माइनस m x1 n माइनस m इंटू x2 m। ठीक है तो ये आपको वैल्यू देखनी दैट इज x1 और x2 को दो कन्वोल्यूशन कर लें तो x1 n माइनस m हो जाएगा इंटू x2 ऑफ m हो जाएगा। तो एक बार माइनस करेंगे और सेम जिससे माइनस करेंगे वही वैल्यू क्या हो जाएगी आपके x2 में हो जाएगी। तो हम डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म हमको कैलकुलेट करना है
x3 ऑफ n, तो अगर उसका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है जो आपके सेम उसमें हुई थी x ऑफ, उसमें क्या हुआ था आपका x1 ऑफ j ओमेगा डॉट x2 ऑफ j ओमेगा वैल्यू आई थी फोरियर ट्रांसफॉर्म में। उसी तरह आपके डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज x1 ऑफ e टू द पावर j ओमेगा डॉट x2 ऑफ e टू द पावर j ओमेगा। तो ये होता है आपका कन्वोल्यूशन का डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने पे। तो चलिए देखते हैं ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। तो हमें मालूम है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, हम x3 ऑफ n ही हम लोग रखा है। x3 ऑफ n की वैल्यू क्या है, यही वैल्यू दी गई और उसका फॉर्मूला क्या है, ये आपका। तो हमको किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म x3 ऑफ n किया, तो x3 ऑफ n की फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो फॉर्मूला क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट x3 ऑफ n e टू द पावर माइनस j ओमेगा n। और x3n की वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे, x3n की वैल्यू आपकी हो जाएगी, x3n को हम क्या लिख सकते हैं, x1 x2 ये होता है आपका। तो x3n की वैल्यू हो जाएगी x1n माइनस m इंटू x2 ऑफ m e टू द पावर माइनस j ओमेगा n, जो बाहर था वो आपका रखा जाएगा, दैट इज डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, जो समीशन उसको थोड़ा आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। तो x2m को आपने बाहर कर लिया, ब्रैकेट के अंदर हो गया माइनस इनफाइनाइट x1n माइनस m e टू द पावर माइनस j ओमेगा n। तो जैसे आपने क्रॉस कोरिलेशन में किया था सेम उसी तरह वही स्टेप्स आप इसमें फॉलो कर रहे हैं, या जैसा आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपने किया था सेम वही चीज़ें इसमें भी हैं। तो आपने क्या करोगे, आप थोड़ा इसको शिफ्टिंग कर लोगे, दैट इज फॉर्मूला लगा दोगे शिफ्टिंग का। तो इसमें डायरेक्टली हम बिना एज्यूम किए ही क्या कर सकते हैं, हमको डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, हमको शिफ्टिंग का फॉर्मूला मालूम है, हम क्या करेंगे डायरेक्ट शिफ्टिंग का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज x3 टू द पावर j ओमेगा इक्वल टू समेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x2m, जो बाहर था उसको आपने क्या किया, उसने आपने उतार लिया, x2m हो गया, और आपका e टू द पावर माइनस j ओमेगा n को उतार लिया, और इस वैल्यू की आपने क्या की डिस्क्रीट टाइम, इसकी आपकी डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म दैट इज टाइम शिफ्टिंग में इसकी वैल्यू होती है x1 e टू द पावर j ओमेगा, x1 e टू द पावर j ओमेगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो अभी जैसे हमने पिछली क्लास, अभी पिछले सेशन में किया था कि आपने जो क्रॉस कोरिलेशन में आपने n माइनस m को एज्यूम करके किया तो उस तरह भी आप करेंगे तो वैल्यू एकदम सेम आएगी। तो आप अगर एजम्पशन करके करना चाहें तो एजम्पशन करके भी कर सकते हैं, दैट इज n माइनस m को आपने p मान लिया और p मान के भी कर सकते हो, तो वैल्यू आपकी ठीक वही सेम टू सेम आएगी। इसमें आपने देखिए फिर आपको ये चीज़ आ गई, ये वैल्यू आ गई, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी x2 e टू द पावर j, आपकी उसकी वैल्यू हो जाएगी x2 e टू द पावर j ओमेगा हो जाएगी। दैट इज ये क्या है, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ही तो है, और डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होती है, दैट इज x2 e टू द पावर j ओमेगा हो जाएगी, और इससे आपने निकाली x1 e टू द पावर j ओमेगा। तो और आपने देख लिया कि दोनों का जब डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला तो x1 e टू द पावर j ओमेगा डॉट x2 डॉट e टू द पावर j ओमेगा, तो ये आपका निकल गया डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द टू डिफरेंट, दैट इज x1 एंड x2 का कन्वोल्यूशन करने पे उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो वहीं आपने देखा कि आपने x3 इक्वल टू x1 डॉट x2 से आपने वैल्यू कैलकुलेट की, उसका कन्वोल्यूशन आपने निकाल लिया है। अगर यही x1 की जगह आपका x ऑफ n हो, दैट इज x ऑफ n अगर आपका इनपुट है, और दूसरा जो x2 था दैट इज x1 को आपने x ऑफ n कर दिया, x2 को आपने h ऑफ n कर दिया, दैट इज h ऑफ n होता है वो आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है। इम्पल्स रिस्पॉन्स उसे कहते हैं अगर किसी सिस्टम को दिया गया इनपुट इम्पल्स फंक्शन हो, अगर किसी सिस्टम को दिया गया इनपुट इम्पल्स फंक्शन हो तो जो उसका आउटपुट आता है, या आउटपुट को हम रिस्पॉन्स भी कहते हैं, तो जो उस सिस्टम का रिस्पॉन्स आता है उसे हम कहते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इनपुट डेल्टा टी है तो रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट को एच ऑफ टी, तो क्योंकि ये डिस्क्रीट है तो इसलिए यहाँ पे टी को एन से रिप्लेस हो गया, तो इसे हम कहते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इनपुट एक्स ऑफ एन है, इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ एन है, ये दो इनपुट है अगर आपके, और आउटपुट आपका वाई ऑफ एन है किसी एलटीआई सिस्टम के लिए। जैसे मैं आपको अभी बता रहा था एलटीआई सिस्टम के लिए ये चीज़ आप डिफाइन कर रहे हो कि एलटीआई सिस्टम के लिए आप कन्वोल्यूशन की डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपने देखा तो y ऑफ n आपका आउटपुट है, और x ऑफ n डॉट कन्वोल्यूशन h ऑफ n ये कन्वोल्यूशन की प्रेजेंटेशन होता है। तो x ऑफ n कन्वोल्यूशन ऑफ h ऑफ n जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसकी जो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यू आएगी वो होगी y ऑफ e टू द पावर j x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा डॉट h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा हो जाएगा। तो आपने देख सकते हो जब x1 स्मॉल x1 था तो कैपिटल x1 e टू द पावर j ओमेगा हो गया, उसी तरह स्मॉल x ऑफ n है तो कैपिटल x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा हो गया, स्मॉल h ऑफ n है तो कैपिटल h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा हो गया। तो ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला होता है आपके कन्वोल्यूशन का। तो आप देख सकते हैं y x ऑफ h ऑफ n y ऑफ क्या है, ये आपके फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n h ऑफ n y ऑफ n रिस्पेक्टिवली हैं। तो ये हो गया आपने एक
एक्स ऑफ एच और वाई को यूज करके एक एलटीआई सिस्टम का भी आपने क्या किया, फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, बस लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो सिंपल से n माइनस एम को आप सब्सिट्यूट कर लें पिछले पिछले की तरह, जैसा हमने यहाँ पे क्रॉस को रिलेशन में किया था, के माइनस एन को इक्वल टू एम मान लिया, इक्वल टू के माइनस एम कर लिया, तो सेम इसी तरह आपकी जो उसमें प्रॉब्लम है आपकी उसको भी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस को आपकी सॉरी कॉन्वोल्यूशन में। ठीक है, और ये अगर इनपुट x1 था, स्मॉल x1 तो कैपिटल x1 उसका क्या हो गया, आपका ट्रांसफॉर्म हो गया, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, स्मॉल x2 था तो कैपिटल x2 हो गया, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, ये आपका कन्वोल्यूशन होता है। दोनों के मल्टीप्लिकेशन ये आपका कन्वोल्यूशन का डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। वहीं इसको रिप्लेस कर दिए थे x ऑफ 1 और h ऑफ n से रिप्लेस कर दिए तो x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा डॉट h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा आपका, ये भी आपका आपने इसको कैलकुलेट कर लिया फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब एक छोटा सा आप कंपैरिजन टेबल देख सकते हैं बिटवीन द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म DTFT जिसे कहते हैं और कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो आपके बहुत से कॉन्सेप्ट को इजीली क्लियर कर सकता है। तो हम देखते हैं कि x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा इज पीरियोडिक ओमेगा में विथ अ पीरियड ऑफ 2 पाई डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में। वहीं कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में देखते हैं तो x ऑफ j ओमेगा जो होता है j ओमेगा इज नॉट पीरियोडिक, क्योंकि इसमें हम जो ये कैलकुलेट करते हैं फॉर द ए पीरियोडिक के लिए, क्योंकि पीरियोडिक जब हम देखते थे तो वो फोरियर सीरीज के लिए होता था, कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम जो ये वैल्यू कैलकुलेट करते थे वो नॉट पीरियोडिक होता था। तो CTFT में दिस इज नॉट पीरियोडिक, बट इन DTFT दिस इज पीरियोडिक विथ पीरियोडिक ओमेगा विथ अ पीरियड ऑफ 2 पाई। अगर हम इनवर्स DTFT की बात करते हैं तो it involves the integration over frequency integral of only 2 pi, that is integration over the 2 pi होता है। DTFT का फॉर्मूला आपने देखा था 1/2 पाई करके था। वही हम इनवर्स CTFT की बात करते हैं तो इनवर्स CTFT में जो फ्रीक्वेंसीज आपकी लाई करती हैं वो माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक होती हैं। तो ये दो आपकी चेंजेस हो गए। तीसरा चेंज है दैट इज जो डिफरेंस होता है स्केलिंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में होता है, जो होता है वो नॉन इंटीजर होता है, कांस्टेंट जो परमिशिबल नहीं होता है। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में DTFT में नॉन इंटीजर जो कांस्टेंट होता है वो परमिसिबल नहीं होता है। वहीं स्केलिंग थ्योरम में एग्जिस्ट करता है फॉर द CTFT कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, दैट इज 1/mod a आपने किया था, आपने स्केलिंग का एक क्वेश्चन किया था CTFT में जिसमें वैल्यू क्या थी 1/mod a थी, लेकिन 1/mod a जो होती है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में परमिसिबल नहीं होती है। वहीं डुअलिटी थ्योरम जो होती है वो DTFT और IDFT में एग्जिस्ट नहीं करती है, और हमने CTFT में डुअलिटी थ्योरम से काफ़ी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी एग्जिस्ट करती है कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द CTFT एंड द DTFT। सो व्हेन यू go with the previous lectures, when and then after when you study these points, then you able to classify between the DTFT and the CTFT। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप जो प्रीवियस लेक्चर्स उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, देन ये जो आपको कॉन्सेप्ट है वेरी इजीली क्लियर हो जाएगा।